नमस्कार, देश देशांतर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। आज देश देशांतर में चर्चा का विषय है पर्यावरण और आर्थिक विकास। असल में पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच का ये द्वंद्व काफी पुराना है। कई बार इस पर चर्चा होती रही है, मंथन होता रहा है, लेकिन किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सका। इन्हीं तमाम मुद्दों पर दिल्ली में समिट ऑन सस्टेनेबिलिटी शीर्षक के साथ एक बैठक हुई। इस समिट में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने हिस्सा लिया, शिरकत की। बैठक में जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण, सोलर एनर्जी से लेकर इस बात पर मंथन हुआ कि सतत विकास के लिए कैसे दुनिया के सभी देशों को एक मंच पर लाया जाए। असल में जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, असमानता और भूख जैसी कई चुनौतियां हमारे सामने हैं, जिनका समाधान सतत विकास के जरिए ही हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास हो कैसे। विकास और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना पर्यावरण के बारे में सोचे विकास की बात सोची भी नहीं जा सकती। अगर पर्यावरण को नजरअंदाज कर भी दें तो इतना तय है कि आखिर में विकास भी इससे प्रभावित जरूर होगा। असल में सवाल यही है कि सतत विकास के जरिए पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच कैसे संतुलन साधा जाए। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे विकास की गति में भी कोई रुकावट पैदा ना हो और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना पहुंचे। तो इन्हीं तमाम सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश में मेरे साथ बेहद खास मेहमानों का खास पैनल जुड़ रहा है। परिचय मैं आपका करा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर सी के वार्ष्णेय साहब जुड़ रहे हैं, पूर्व डीन पर्यावरण विज्ञान स्कूल जेएनयू। मेरे साथ डॉक्टर सुनील पांडे जुड़ रहे हैं, निदेशक पर्यावरण और अपशिष्ट प्रबंधन प्रभाग। स्वागत आपका। साथ ही साथ डॉक्टर सुभाष चंद्र भी चर्चा का हिस्सा है, पूर्व विशेष सचिव उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले वार्ष्णेय जी, शुरुआत आप ही से। सर, सतत विकास असल में है क्या? इसको अगर परिभाषित करने की कोशिश करें तो इसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? देखिए, सतत विकास का जो वास्तविक अर्थ है उसका तात्पर्य ये है कि ऐसा विकास जो आज की हमारी आवश्यकताओं को पूरा करे और इसके साथ साथ जो आने वाली भविष्य की संतानें हैं उनके जो आवश्यकता है और जो उनके विकास के ज़रूरत हैं उनके ऊपर किसी किस्म की कमी न आ पाए। जैसे जिसका मतलब ये हुआ कि हमारा विकास ऐसा हो कि उनके जितने एस्पिरेशंस हैं और जिस तरीके से वो चाहते हैं उस तरीके से वो संसाधनों का उपयोग करके अपना विकास कर सकें। आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा कि द्वंद्व चल रहा है, तो मैं आपको ही बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण के सहारे ही हमारा विकास हो सकता है। आर्थिक विकास तो मुख्य रूप से, क्योंकि जो भी चीज़ हम आर्थिक रूप से देखते हैं, बनाते हैं, कल कारखानों से जो सामान निकलता है उसमें केवल पर्यावरण से लिए गए तत्व ही होते हैं जिनको कि हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो ये तो हमारे खुद के अपने भले के लिए है कि हम हर तरीके से पर्यावरण की रक्षा करें। ये देखिए, बिल्कुल सेपरेट नहीं किए जा सकते। ये एक दूसरे के साथ इतना इनका गहरा संबंध है कि इनको हटाना तो मुश्किल है। पर्यावरण एक बहुत वृहद चीज़ है और उसके अंदर जो आर्थिक विकास है वो उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है। तो अगर पर्यावरण चुस्त रहेगा, अगर पर्यावरण स्वस्थ रहेगा, अगर पर्यावरण संपूर्ण रहेगा, तो मैं समझता हूँ कि आर्थिक विकास के अनेकानेक हमको साधन मिलेंगे और आवश्यकताओं को पूर्ति कर पाएंगे और गरीबी, भूखमरी और स्वास्थ्य के लाभ को हम प्राप्त करेंगे। मैं एक चीज़ इसमें और बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए और करने से हमारे आर्थिक विकास के अंदर और मुनाफे वाला विकास होगा। क्योंकि ऐसा हुआ कि टेक्नोलॉजी के आने से हम लोग पर्यावरण के बारे में चिंता करना भूल गए और इसका कारण ये हुआ कि जो पर्यावरण हमको सस्टेन करता है, जो पर्यावरण हमको पूरी तरीके से सपोर्ट करता है, उसके बारे में हम चिंतन करना भूल गए और उसको बिगाड़ के रख दिया। ठीक, सुनील पांडे साहब को भी चर्चा में ले लेते हैं। सर सुनील जी, असल में आर्थिक विकास भी हो, पर्यावरण की देखभाल भी हो जाए, समाज कल्याण भी हो जाए, सर इनके बीच में संतुलन हो कैसे? क्योंकि हम जानते तो हैं कि सतत विकास बहुत जरूरी है, लेकिन तमाम एलिमेंट्स के बीच का मैकेनिज्म क्या हो? एक सोच आजकल जो चल रही है कि हम अपने उद्योगों का विकास और डेवलपमेंट कैसे करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है जिससे पर्यावरण पे मिनिमम फर्क पड़े। वो सोच है कि हम अगर कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट कर सकें
क्योंकि आजकल जलवायु परिवर्तन में जो है कार्बन एमिशन, कार्बन उत्सर्जन जो है सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा हो गया है जी। और उसके लिए काफ़ी सारे देश, भारत भी प्रयास कर रहा है कि कैसे हम जो है हमारे जो फॉसिल फ्यूल है उनके उपयोग को कम कर सकें और नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारे ऊर्जा के स्रोत हैं उनको हम बढ़ा सकें। जैसे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत मैसिव प्लान है सोलर पावर का और विंड पावर का, उनको जो है मैक्सिमाइज करने का और कोल पावर को धीरे धीरे कम करते जाने का। तो इससे जो है जो इस प्रकार का डेवलपमेंट हम देख पाएंगे जिसपे पर्यावरण पे कम से कम असर पड़े। ठीक है, लेकिन सुभाष चंद्र जी, असल में सतत प्रकाश की जो विकास है उसकी टैगलाइन ये है कि देखिए भविष्य की जरूरतों को बिना किसी तरीके से छेड़े वर्तमान की जरूरतों का भी ध्यान रखा जाए और वो पूरी हो जाए। ये स्लोगन समझ में आता है, लेकिन उस स्लोगन के नजदीक पहुंचने के लिए जो एफर्ट्स असल में होने चाहिए किसी भी स्तर पे हो, वो हम कर पा रहे हैं क्या? जी नहीं, ईमानदारी की बात तो ये है कि वैसा हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि इसमें कुछ निहित टकराव हैं जो जिसमें विकसित देशों के और विकासशील देशों के स्वार्थ टकराते हैं और इसलिए अभी जो भी एक्शन प्लान बना है, चाहे वो 2000 में मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के लिए बना था, 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तौर पर बना था एक्शन प्लान 2030 का, तो उसमें क्या हम उसको विलासिता की वस्तुओं के लिए पर केंद्रित करेंगे या मूलभूत आवश्यकताओं पर करेंगे? अगर हम इसकी अवधारणा ये है कि हम पर्यावरण से जो ले रहे हैं तो उसमें उसमें कोई वापस भी लें। अगर हम केवल लेते रहेंगे, केवल खर्च करते रहेंगे तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। तो कैसे उसमें जैसे ले रहे हैं किसी तरह से उसमें वापस भी पहुंचाएं ताकि वो धरोहर रहे आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए। तो इसमें जिन देशों ने ज़्यादा भूमिका निभाई है उसके प्राकृतिक संसाधनों के दोहन की, तो अब जब ये जिम्मेदारी आई है कि वो वापस करने की, तो कौन कितना वापस करेगा इस पर लेकर वो एक मत नहीं हो पा रहा है। तो अगर आप इस पर देखें कि सबको एक मूलभूत मिनिमम जरूरत पूरी हो जाए, तब तो ये कहना आसान है, लेकिन क्या इससे हमारी आकांक्षाएं, हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं? भारत जैसे विकासशील देश की और ऐसे बहुत से विकासशील देशों की ये चिंता है। तो इसमें इसको रिजॉल्व किए बिना हमें आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। और दूसरी एक चीज जिस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है कि इस सबके मूल में क्या है? जनसंख्या में वृद्धि। 2030 से लेके जब सन 1960 तक जब ये पहली बार ये पॉपुलेशन बॉम्ब नाम की किताब ने इस मुद्दे को उठाया था, तो उस समय 2 बिलियन से 4 बिलियन हो गए थे और आज आप पता है कि हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो बिना इसमें कि जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है जिसकी वजह से पर्यावरण पर ज़्यादा दबाव पड़ रहा है। तो केवल खाद्य के से नहीं, ऊर्जा के हैं, तो फूड सिक्योरिटी और एनर्जी सिक्योरिटी दोनों के लिए। और हम ये जो पॉपुलेशन है ये अलग अलग ऐसे देशों में रह रही है जहाँ कोई बहुत ठंडे मुल्क हैं उनको भी ऊर्जा चाहिए, जो बहुत गर्म है उनको दूसरी वजह से ऊर्जा चाहिए। तो ये ऐसे टकराव हैं जिनका आसानी से पार पाना मुश्किल है, लेकिन टेक्नोलॉजी हमारी इसमें मदद कर सकती है। और प्रोफेसर वार्ष्णेय ने जैसा कहा, हम इसको लेकर आगे चलें तो पर्यावरण हमारे लिए एक बाधा के बजाय उसमें विकास में एक सहायक हो सकता है। ठीक है वार्ष्णेय साहब, जिस तरह से सर भी कह रहे हैं, और आज जो समिट असल दिल्ली में हुई वहां प्रकाश जावड़ेकर साहब पहुंचे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए वैश्विक स्तर पे भी प्रयासों को किए जाने की जरूरत है। सर वो कौन से तरीके हों, फिर वो कौन सी टेक्निक हो जिसके जरिए वैश्विक मंच पे सभी को एक साथ लाया जाए, और वो कौन से प्रयास सर समझ में आते हैं जिनको किए जाने की जरूरत बताई गई है अक्सर? देखिए, वैश्विक स्तर पर जो हमें काम करना है उसमें स्पष्ट है कि कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाए, फॉसिल फ्यूल की खपत के अंदर कमी लाई जाए, सौर ऊर्जा और वायु ऊर्जा इन सब का उपयोग किया जाए, और उसके बाद में जो हमारा ऑर्गेनिक ईंधन है उसके उपयोग के ऊपर आगे बढ़ा जाए। अगर हम ये करते हैं
तो देखिए हमको खदान निकालने से कोयले निकालने की ज़रूरत नहीं है, और जब हम कोयला निकालते हैं तो जंगल ख़त्म हो जाते हैं। जब जंगल ख़त्म हो जाते हैं तो वहाँ की जो जीव जंतु हैं, जिसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं या जैविक विविधता, उसके अंदर कमी आ जाती है। तो आप देखिए कि इन सब चीज़ों का एक साथ बचाव हो सकता है अगर केवल हम अपने ऊर्जा के साधन और ऊर्जा को उत्पन्न करने के तरीकों के अंदर मूल रूप से बदलाव कर लें। इसके बारे में चर्चा हो रही है, लेकिन बात यह है कि इन सब चर्चाओं में अपना निहत और अपना खुद का इंटरेस्ट देखते हुए लोग आगे बढ़ने में हिचकिचाते हैं। अभी COP25 हुआ, बड़ी उम्मीदें थी कि वहाँ पर कुछ बात आगे बढ़ेगी, लेकिन वहाँ पर भी बात फिसल गई, क्योंकि जो धनाढ्य देश हैं वो अपना जो विलासतापूर्ण जो उनका रहने का स्टाइल है, जिसको लाइफ स्टाइल कहते हैं, उसके अंदर बदलाव लाने में वो बहुत कमी रखते हैं। एक तरफ जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ में, और ख़ास तौर से चाइना में और इंडिया में और साउथ ईस्ट एशिया में और अफ्रीका में, तो वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति खपत है तो वो बहुत कम, लेकिन और जगह हालांकि पॉपुलेशन कम है लेकिन प्रति व्यक्ति खपत उनकी बहुत ज़्यादा है। तो छोटी पॉपुलेशन भी अगर हो और अगर वो विलासतापूर्ण रहने का उनका अपना स्टाइल हो तो उनका प्रेशर भी बहुत भारी पड़ता है। आज आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि अमेरिका से और यूरोपियन देशों से जो उनका कबाड़ है और जिसको हम वेस्ट कहते हैं, वो सारी दुनिया में वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे लोग उसको बंद करते चले जा रहे हैं। जैसे चाइना ने प्लास्टिक का इंपोर्ट, यूज़ प्लास्टिक का इंपोर्ट बंद कर दिया, हम लोगों ने भी बंद किया है। लेकिन बहुत सारे देश ऐसे हैं, और आज से कहूँगा काफ़ी दिन से हम लोग भी पुरानी चीज़ों का इंपोर्ट करते रहे बड़ी तेज़ी से। तो इन सब चीज़ों से स्पष्ट होता है कि वो जो अपनी जिम्मेदारी है उसको न निभाते हुए हम लोगों के ऊपर और जो गरीब मुल्क हैं उनकी आर्थिक स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं, और इसके अंदर बदलाव करने में वो बिल्कुल राज़ी नहीं। इसका जो ख़ास मुद्दा है वो ये है कि जो भी उनके कल कारखाने हैं उनके अंदर बदलाव लाने में काफ़ी आर्थिक खर्चा होता है, और उनकी अभी जो कार्य करने की क्षमता है और जो एज है वो अभी बाकी है। तो इस वजह से उसके अंदर मूलभूत परिवर्तन करना उनके लिए मुश्किल पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि इलेक्शन वगैरह का भी मामला ऐसा है जहां पर यहाँ से उन लोगों को काफ़ी मदद मिलती है, इमदाद मिलती है, तो इसीलिए वो इंडस्ट्रीज़ की बातें करते हैं। वरना आज के दिन में हम देखते हैं कि सूर्य ऊर्जा से हम अपनी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकते हैं। हमको इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हमको तेल ज़मीन से निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके करने में हिचकिचाते हैं, और इसके करने में हमको एक जो खुले दिल से करना चाहिए वो नहीं हो पा। हालांकि प्रोग्रेस तो हो रही है, प्रगति हो रही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर बहुत सारा काम आगे करना है ताकि हमको कार्बन उत्सर्जन के अंदर बिल्कुल कमी कर जाए। अगर कार्बन उत्सर्जन को हम कम करते हैं तो सतत विकास का एक बहुत बड़ा हम जो आइडिया है उसको हम प्राप्त करने में सफल होंगे। ठीक है सुनील जी, अभी COP25 का जिक्र किया सर ने। सर COP25 के जरिए वैश्विक स्तर पे जो प्रयास होने चाहिए तो कैसे सफल होंगे, जब सऊदी अरब, ब्राजील और इवन अमेरिका जैसे लोग ये मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसा कोई विषय ही नहीं है। वो तो ये तक कहते हैं कि असल में एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी हो रही है उद्योगों को खत्म करने की। तो सब कौन से वैश्विक प्रयास हैं जिनकी हम बात करते हैं, जिनसे उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, COP एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वैश्विक रूप से जो है मिलके हम इसका वो तय कर सकते हैं कि कैसे हम 1.5 डिग्री की जो बात हो रही है कि कैसे 1.5 डिग्री पर टेम्परेचर इंक्रीज के भीतर रह सकते हैं हम। ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि जो है कुछ देश जो है इसको नकार देते हैं, क्योंकि एक्चुअली उनकी इकोनॉमी देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल बेस्ड है, और वो जो उनको फ्यूचर रेडी होने के लिए जो नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो है अपना डेवलपमेंट करना था वो अभी तक नहीं कर पाए हैं। इसके लिए जो है उनको बाकी देशों के बीच में ऐसा कोई वो नहीं है कि जो है उनको ये मान के चल रहे हैं कि जो क्लाइमेट परिवर्तन, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो नहीं हो रहा है, और ये ग्लोबल कंसेंसस भी है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और हम देख सकते हैं जो जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव हैं वो ऑलरेडी दिखने शुरू हो गए हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो टाइफून्स हो, साइक्लोन्स हैं, इनकी एनुअल इनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, और ये जलवायु परिवर्तन की वजह से है। तो इसमें जैसे जितनी जल्दी विश्व के सारे देश एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे, और COP इसके लिए प्लेटफॉर्म है कि हम आगे का डेवलपमेंट अपना कैसे प्लान करें कि एनवायरनमेंट का जलवायु परिवर्तन को ना सिर्फ रोक सकें
बल्कि हो सके तो रिवर्स कर सके, तो जो है तो ही जो है आगे की, जैसे डॉक्टर लेकिन वाश सर उन लोगों को डर असल में इसी बात का है ना कि अगर जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो आर्थिक विकास रुक जाता है। हमारा विषय भी यही है सर, असल में पर्यावरण और आर्थिक विकास के बीच का ब्रिज कैसे बने। अब आर्थिक विकास के तरीके जो है, जैसा आप प्रोफेसर वार्ष्णेय ने भी बोला, मैंने भी पहले बोला कि वो कार्बन से उसको जो है मुक्त विकास करना पड़ेगा, वही एक रास्ता है। काफी सारे देश जो है इन सब चीजों पे काम कर रहे हैं, इंडिया भी काम कर रहा है। एक टर्म है जैसे रिसोर्स एफिशिएंट ग्रोथ, जी, कि कैसे हम कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ कर सकें, लीन मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। और दूसरा टर्म है हरित विकास, कि कैसे जो है हम कार्बन के ऑल्टरनेट सोर्सेज से, जैसे आजकल हाइड्रोजन एनर्जी के भी बारे में काफ़ी बात हो रही है, और बायो एनर्जी जैसे मीथेन है, और मीथेन हाइड्रोजन को कैसे मिक्स करके हम उसको एज ए एनर्जी सोर्स यूज़ कर सकते हैं। तो जितनी जल्दी हम टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे हमारी इंडस्ट्री के लिए, कि जो कार्बन कोयले या गैस के बजाय इन स्रोतों को यूज़ कर सके अपने एनर्जी के लिए, उतनी जल्दी हम सफल हो पाएंगे। पर्यावरण के जो इनके इफेक्ट हैं उनको जो है उसमें संतुलन बैठाने। ठीक है सुभाष जी, डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्रियों के बीच का असल में जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए तो वो लैकिंग होती है, हम जानते हैं। तो सर डेवलपिंग कंट्रीज में क्या विदेशी निवेश या फिर दीर्घकालिक कुछ ऐसी योजनाएं हो जिसमें इन्वेस्टमेंट बढ़े, और पैसा कितना बड़ा फैक्टर आपको दिखाई देता है अगर दोनों ही चीजों को हमको मेंटेन करना है एक साथ? जैसे हमने विशेष रूप से भारत में जिस चीज़ पर जोर दिया है वो है ऊर्जा के क्षेत्र में पर्यावरण है, तो जिसमें सौर ऊर्जा है और बिजली पर आधारित यातायात व्यवस्था। तो इनमें टेक्नोलॉजी का, इन्वेस्टमेंट का स्कोप है, और इसकी वजह से ये होगा कि जो कुछ क्षणिक तौर पर ऐसा लग सकता है कि ग्रोथ कम हुई, जैसे कि पावर कंजम्पशन, अगर आपके ज़्यादा एफिशिएंट इक्विपमेंट हों तो कंजम्पशन कम होगा, उसके वैल्यू कम होगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो ग्रोथ कम हुई है। जो यूटिलिटी वैल्यू है वो उतनी ही है या ज़्यादा है जो पहले से थी। तो इसलिए हमें उसको देखने का नज़रिया भी, आर्थिक वृद्धि को मापने का नज़रिया भी बदलना होगा, और इसीलिए ये भी बात होती है कि जीडीपी की बजाय सस्टेनेबल जीडीपी की का मेजरमेंट किया जाए, और ताकि जो हम कैपिटल स्टॉक है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज का, उसको हम कैसे कहें कि ये बरकरार है, इसमें जितना हम ले रहे हैं उतना कहीं ना कहीं वापस इसको रिप्लेनिश कर रहे हैं। तो और दूसरा स्कोप जो है बहुत बड़ा है, वो है रिसाइकलिंग इंडस्ट्री का, कि हमारा बहुत सारा जो प्रोडक्शन है वो इस तरह का है कि जो समय से पहले ही उसको बेकार घोषित कर दिया जाता है, और लेकिन उसमें से वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो उस पर आधारित हमारी अगर इंडस्ट्री होगी तो वो नए अवसर पैदा करेगी रोजगार के, और आर्थिक वृद्धि में भी सहायक होगी। तो इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में और रिसाइकलिंग, ये दो ऐसे एरिया हैं जहां पर हम अच्छा काम कर सकते हैं, और जिसमें निवेश का और टेक्नोलॉजी का दोनों का बहुत योगदान है। ठीक है, तो इन दोनों पहलुओं पर सोचा जा सकता है, बातचीत हो सकती है। लेकिन वार्ष्णेय साहब, जब हम प्रयासों की बात करते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे तो उन प्रयासों को मापते ही हैं, हम अपने लेवल पे भी उन प्रयासों को देखने की कोशिश करते हैं। कभी केंद्र सरकार की बात करते हैं, कभी राज्य सरकार की बात करते हैं। लेकिन सर हमारे संघीय ढांचे में राज्यों की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम आर्थिक विकास और पर्यावरण को एक साथ साथ लेकर चलने की बात करते हैं? राज्य कितने इंपॉर्टेंट है सर इसमें? देखिए, राज्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और उनको हमको फेडरल एनवायरनमेंट की तरह से यूज़ करना चाहिए, ताकि सब लोग मिलकर के कोऑपरेटिव तरीके से इसमें अपना योगदान दें। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ जी। देखिए, हमारे यहाँ खाद्य का बहुत भारी समस्या है। समस्या इन दी सेंस के जितना हम उपज करते हैं खेतों से, उसके अंदर 1/3 हमारी जो खाद्य पदार्थ हैं वो वेस्ट चले जाते हैं। इस 1/3 को उगाने के लिए बहुत सारा कार्बन उत्सर्जन होता है, बहुत सारा पानी खेतों में लगता है, लेकिन ये वेस्ट होता है। आप देखते हैं जब दावतें होती हैं तो कितना सामान बिगड़ता है। आपने अपने घरों में ही देखा होगा, खाने का सामान कितना बिगड़ जाता है, उसको फिर फेंक दिया जाता है। काफ़ी सारी सब्जी लाते हैं, उसमें से काफ़ी कुछ रह जाती, कभी कभी उसको फेंक दिया जाता है। तो ये सब वेस्ट है। इसमें काफ़ी संसाधन भी इस्तेमाल हो गए, लेकिन किसी का फ़ायदा भी नहीं हुआ। लेकिन उसके साथ साथ जो कूड़ा कबाड़ा हुआ, जिसको हम वेस्ट कहते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण बनता है। वो बढ़ता चला गया, वो भी हमारे लिए एक समस्या
उत्पन्न कर रहा है, उधर पानी की कमी उससे हो रही है। तो अगर हमने 1/3 इस खाने को, विश्व का ऐसा अनुमान है कि विश्व भर में 1/3 जो भोजन है वो वेस्ट होता है। देखिए इसकी कॉस्ट देखिए कितनी ज़्यादा है, इसके ट्रांसपोर्टेशन में कितनी गाड़ियों की ज़रूरत पड़ती है, कितनी इसमें ऊर्जा लगती है, कितनी इसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड कारों से, ट्रकों से निकलती है, ट्रैक्टरों से निकलती है। तो इन सब के अंदर एकदम कमी आ जाएगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि हमको मितव्ययता से चलना है, हमको किसी को कमी को, आवश्यकता को कमी नहीं करनी, लेकिन मितव्यता से चलना है और हमको एक सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ बढ़ना है। जैसे कि हम किसी चीज़ को वेस्ट न करें बल्कि उसको दूसरे काम में, उसको एक प्रोडक्ट की तरह यूज़ करें। अब जब हम कोयला जलाते हैं तो देखिए उसमें से बहुत सारी 30% के करीब राख निकलती है, जिसको हम कहते हैं फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश का कोई इस्तेमाल नहीं है, वो पड़ी रहती है। जिस ज़मीन पे पड़ी रहती है वो ज़मीन ख़राब, वहाँ पे अब पेड़ पौधे नहीं उग सकते हैं। एक और मैं आपको छोटा सा आंकड़ा देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम कहते हैं भू क्षरण और अंग्रेजी में जिसको कहते हैं सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन की वजह से हमारा 2.5% जीडीपी खत्म हो जाता है। क्रॉप के अंदर जो पौष्टिक तत्व हैं वो उनको मिल नहीं पाते हैं। तो अगर हमने उसका संरक्षण कर लिया, जो कि बड़ा आसान है, घास उगा करके, पेड़ उगा करके, झाड़ियाँ उगा करके, तो हम समझते हैं कि इसके अंदर जो हमको फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, जो कि काफ़ी मात्रा में हमें इंपोर्ट भी करना पड़ता है और कभी कभी उसके लिए हमारे किसान भाइयों को मिलने में बहुत दिक्कत भी होती है फर्टिलाइज़र को, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। लंबा चौड़ा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जहाज़रानी से वो आ रहा है, फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, वो सब खत्म हो जाएगा। और ये बड़े छोटे छोटे उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं। आज हम वैज्ञानिक लोगों ने ये तरीके बता दिए हैं कि किस तरीके से हम विज्ञान के हिसाब से और साइंस के हिसाब से इनके ऊपर पूर्ण रूप से काबू पा सकते हैं। देखिए 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 में तय हुए थे और उनके अंदर सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वो सब डूएबल हैं, उनको किया जा सकता है। और हमारे यहाँ जो नीति आयोग है वो इसके देख रेख में, उनके संरक्षण में ये काम चल रहा है और उन्होंने काफ़ी इसको आगे बढ़ाया है। लेकिन जितना भी आगे बढ़ा है वो उत्साहजनक है, लेकिन फिर भी वो आवश्यकता से बहुत कम है। हमें बड़ी तेज़ी से ये सब काम करने हैं। पानी बचाना है, स्वास्थ्य की रक्षा करनी है, ऊर्जा की कमी करनी है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एनर्जी की और मटेरियल्स की यूज़ एफिशिएंसी हमको बढ़ानी है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने एक स्लोगन दिया है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप। तो ये एक ऐसे मूल तत्व हैं और मैं समझता हूँ सिद्धांत है जिसकी वजह से हमको पर्यावरण की रक्षा करने में भी सहायता मिलेगी और हमारी आर्थिक वृद्धि के अंदर भी मैं समझता हूँ उन्नति होगी। ठीक सर, तो छोटी छोटी कोशिशें जिनसे बड़ी चीज साकार होने का सपना हम कम से कम देख सकते हैं। लेकिन सुनील जी, जो सर भी कह रहे थे, प्रकाश जावड़ेकर साहब ने भी आज समिट में यही कहा कि असल में देखिए हमको अपनी जीवन शैली में भी बदलाव लाने की जरूरत है। बड़ी बड़ी बातें करने के साथ हमारी और आपकी उपयोगिता कितनी ज्यादा है सर, हमारी भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है? हमारी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा सतत विकास गोल्स की, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो रही थी, अगर हम SDG 12 देखें तो वो कहता है सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। तो उसमें जैसा सर लोगों ने भी कहा कि हमको अपनी ज़रूरतें कम करनी पड़ेंगी और हमको देखना पड़ेगा कि जो चीज़ जिनकी हमको आवश्यकता नहीं वो चीज़ हम अननेसेसरी नहीं खरीदें। जैसे कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर सेल्स होते हैं, तो कई बार क्योंकि हमारे कंफर्ट में है वो कई बार नहीं चाहते हुए भी काफ़ी डिस्काउंट मिल रहा है हम खरीद लेते हैं, या एक के साथ एक फ्री मिल रहा है हम खरीद लेते हैं, जबकि दूसरे की शायद हमको ज़रूरत भी ना हो। तो इस तरह की चीज़ें जो है जो वो कंज्यूमरिज्म को बढ़ावा देती हैं और फिर वो जो है अल्टीमेटली वेस्ट बनता है। उसका वेस्ट जो स्ट्रीम में नहीं आना चाहिए था या जो मटेरियल प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए था वो भी प्रोड्यूस होता है। तो ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा कंज्यूमरिज्म से हमको बचना चाहिए। शुरुआत खुद से ही करनी और वो शुरुआत हमको खुद से ही करनी पड़ेगी। सुभाष जी, असल में सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने के लिए क्या आपको लगता है किसी तरह की निगरानी भी होनी बहुत जरूरी है, मॉनिटरिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है? क्या उस तरह का मैकेनिज्म हम डेवलप कर पाए हैं अभी? नहीं, मैं समझता हूँ निगरानी तो कुछ ज़्यादा ही है। अच्छा। लेकिन हाँ, उसको निगरानी के बजाय हमें जिसको अभी बात कही सेल्फ रेगुलेशन, अच्छी बात यह है कि भारतीयों के जिस चीज़ के लिए कई बार हंसी भी उड़ाई जाती है, सबसे ज़्यादा संरक्षण की भावना कूट कूट कर भरी हुई एवरेज इंडियन। हम जितना पुरानी चीज़ों को फेंकने से पहले कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको इस्तेमाल कर लें, वो उसकी दुनिया में एक मिसाल है।
तो मुझे एक कोटेशन याद आता है गांधी जी का कि इस धरा पर जितने संसाधन हैं वो सबकी जरूरत पूरा करने के लिए काफ़ी हैं, लेकिन किसी एक का भी लालच पूरा नहीं कर सकते। जब उन्होंने कही थी उस समय क्या जनसंख्या थी, आज क्या है, वो एक विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन ये जो कंजर्वेशन की फीलिंग है ये हमें खुद से शुरू करनी है। जो समाज में ओपिनियन लीडर्स हैं, एलीट हैं, उनको आगे बढ़कर, और वो कर रहे हैं कि हमें कैसे प्लास्टिक से दूर रहना है, कैसे पुरानी चीज़ों को रीयूज करना है, रिसाइकिल करना है। और इसी में हमें देखने को मिलेगा कि बिना हमारी ज़रूरत जो संतोष चाहिए वो हमें मिले, लेकिन उसके लिए पहले से कम संसाधन। ठीक है, वार्षिक साहब वाइंड अप करना होगा कार्यक्रम को, लेकिन एक कमेंट आपसे मैं चाहता हूं सर। सतत विकास के लिए असल में सूचनाओं के आंकड़े, सशक्त प्रशासनिक मशीनरी या पॉलिटिकल विल, इन तीनों में से क्या जरूरी है, या फिर तीनों ही बहुत जरूरी है? संक्षेप में सर प्लीज। देखिए, तीनों बहुत जरूरी हैं, उसके साथ में मॉनिटरिंग भी बहुत जरूरी है। क्योंकि जब हम नापेंगे तब हमको पता चलेगा। जैसे कि हमारे नीति आयोग ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया है। इसका मतलब यह है कि हर स्टेट को उन्होंने मैप किया है और उसके अंदर बताया कि किस स्टेट के अंदर जो आवश्यक मूलभूत जो 20 हमारे 17 जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसके हिसाब से वो कहाँ पे खड़े हैं, पायदान उनका क्या है। तो एक तो उन्होंने ये बेसलाइन तैयार की है, ये रिपोर्ट बिल्कुल मौजूद है और हमने इसके बारे में काफ़ी चर्चा भी की है। ये 1918 में आई थी और इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय स्केल पे भी वहाँ पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है यूएन में, ताकि वो हर देश के बारे में एक अच्छी तरीके से मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जा सके और उसके ऊपर वो अपने कमेंट दे सकें कि क्या हो रहा है। वो चाहते हैं कि विश्व भर में एक ही मापदंड हो, उसी के हिसाब से इसको नापा जाए, लेकिन हर देश को अपनी अपनी जिम्मेदारी इसमें निभानी है। ये वॉलेंटरी हैं, बट एट द सेम टाइम दे हैव टू बी कोऑपरेटिव, और सारे ये विश्व को मिल करके इसमें आगे बढ़ना है, ताकि हम आने वाली जो हमारी संतति है, जो आने वाली हमारी संतानें हैं, उनको हम एक सुरक्षित, स्वस्थ और मैं समझता हूं आशापूर्ण भविष्य दे सकें। तो इससे हम भविष्य की चिंता ना माने, अभी से जागना होगा। अलार्मिंग सिचुएशन है, तभी कुछ हो पाएगा। बहुत शुक्रिया सर आप तीनों का आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो देश देशांतर में आज बस मेरे साथ इतना ही। आप जानते ही कि आप हमारे कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं। आपके सजेशंस का, आपके रिएक्शंस का हमको बेसब्री से इंतजार रहता है। तो कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। शुक्रिया, नमस्कार।